गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग एक बेटा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 12 के यूपी बोर्ड की वायरल पेपर की बात करेंगे बेटा, जो इस साल सबसे ज़्यादा वायरल पेपर है। और इस साल बोर्ड पेपर में सबसे ज़्यादा जिस पेपर से क्वेश्चन फंसने के चांस हैं वो पेपर यही है। और इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखेंगे बेटा। ये आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप इनको पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शन कौन कौन से, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, हम लोग क्वेश्चनों में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है कि अवकल समीकरण एक दिया गया है बेटा ये आपको, और बोला गया है इसकी घात बताइए। अवकल समीकरण दिया गया है और पूछा गया है इसकी घात बताइए। देखिए कुछ चीजें समझिए, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए अवकल घात, क्या पूछा जाए बेटा, अवकल घात, तो घात क्या होता है बेटा, उच्चतम कोटि की, उच्चतम कोटि की घात को, की घात को अवकल घात कहते हैं। उच्चतम कोट की घात को क्या कहते हैं बेटा, अवकल घात कहते हैं। और अगर कहीं पे पूछा जाए अवकल कोटि, अगर कभी भी पूछी जाए अवकल कोटि, तो याद रखना बेटा, अवकल कोटि हम किसको कहते हैं, अवकल कोट बोलते हैं बेटा उच्चतम अवकलज की घात को। ठीक है, उच्चतम अवकलज की घात को हम लोग क्या कहते हैं, उच्चतम अवकलज की घात को हम लोग बोलते हैं कोट, और उच्चतम कोट की घात को बोलते हैं अवकलज घात। अब देखिए जैसे ये आपको दिया गया है, बहुत टेक्निकल सवाल था ये। पहली बात, किसी पे भी जगह पावर जो है वो फ्रैक्शनल में नहीं होनी चाहिए बेटा, किस में नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 1/5 बटे में है, तो इसको इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा डी स्क्वायर d2/dy/dx² की पावर हो जाएगा 5 इक्वल टू y प्लस dy/dx। ये बन जाएगा बेटा, इसकी मैंने पावर हटा दी। तो अब हमसे पूछा गया है घात। घात क्या होता है, उच्चतम कोटि की जो घात हो। तो कोटि कितनी है, दो, उच्चतम डिफरेंशिएशन दो बार लगा है, तो इसकी घात कितनी है, 5। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कॉस स्क्वायर यक्स डीएक्स का मान बताइए। तो देखिए आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं बेटा, यहाँ पे इस बात को अच्छी से समझ लीजिए। कॉस 2x के दो फार्मूले आपको हमेशा याद रख के चलने हैं जब भी आप मैथ का पेपर करेंगे। सबसे ज्यादा अवकलन और समाकलन में अगर कोई फार्मूला यूज होता है वो होता है कॉस 2x का। वो किसका होता है बेटा, कॉस 2x का फार्मूला होता है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। अब उसको आप किस तरह से करेंगे ये समझिए ध्यान से। तो कॉस 2x का एक फार्मूला होता है बेटा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक फार्मूला होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये दो फार्मूले कॉस 2x के हमेशा आपको याद करके चलना है, याद समझ लीजिए पेपर में। अब हमको अवकलन किसका करना है, ध्यान से। यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 1 को इधर भेज दूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स के। तो अब इसी को मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो अब हमको समाकलन करना है बेटा कॉस 2x प्लस 1/2 dx का। देखिए अब इसको क्या करिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो अगर हम इसको 1/2 को बाहर ले लेते हैं बेटा, अंदर बचेगा केवल आपके पास cos 2x प्लस 1 dx, ये बचेगा। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं समाकलन बेटा, तो 1/2 बाहर, cos 2x का होता है बेटा sin 2x, और 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 कहाँ आ जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा। प्लस 1 का कितना होता है यक्स प्लस सी, ये हो जाएगा बेटा, 2 को अंदर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा बेटा साइन 2x/4 प्लस x/2 प्लस सी, ये आपका समाकलन आ जाएगा। अब आंसर मिला लीजिए बेटा, x/2 1/4 साइन 2x/2, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला कह रहा है बेटा सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए जब भी दो आपको वेक्टर दिए जाए बेटा, दो क्या दिए जाए, वेक्टर। तो मान लीजिए पहला वेक्टर जो हमको दिया है बेटा, उसको हम लोग मान लेते हैं, एक मिनट, उसको हम लोग बेटा वेक्टर को मान लेते हैं ए वेक्टर। तो ए वेक्टर हमको दिया गया बेटा 2i कैप प्लस j कैप प्लस का 3k कैप, और बी वेक्टर दूसरे वाले को मान लीजिए बी वेक्टर बेटा, वो आपको दिया गया 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस का k कैप।
ठीक है। अब दोनों के बीच का कोण पूछा है, तो देखिए जब भी कोण पूछे बेटा तो कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये आपके पास फार्मूला होता बेटा। अब इसमें सब वैल्यू रख दीजिए। तो अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। सबसे पहले हम निकाल लेंगे बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसमें क्या है, आई को आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हो जाएगा बेटा 6, 2 को इससे करोगे तो माइनस का 2, 3 का 1 से करोगे तो प्लस का 3। तो ये हो जाएगा बेटा 7। कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा 7। अब हम निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है बेटा, आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये बनेगा बेटा। इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 4 प्लस 1 प्लस 9। तो आ जाएगा रूट के अंदर बेटा 14। रूट के अंदर कितना आ जाएगा 14। नेक्स्ट इसी तरह निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो बी क्या है बेटा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। तो रूट के अंदर हो जाएगा बेटा 3 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा रूट के अंदर बेटा 9 प्लस 4 प्लस 1। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना बेटा 14। अब दोनों मानों को आप समीकरण 1 में रख दीजिए बेटा। जैसे ही रखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास आया था कितना 7। ऊपर हो जाएगा 7, नीचे ए का मैग्नीट्यूड रूट 14, बी का मैग्नीट्यूड रूट 14, और दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 7 डिवाइड बाई 14 कॉस थीटा। ये हमारे पास एंगल आ गया। अब हमको थीटा की वैल्यू निकालना है बेटा। किसकी वैल्यू निकाल, थीटा को। तो थीटा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हमारे पास निकल के आ जाएगा बेटा कॉस इनवर्स 7/14। अब 7/14 जो है, एक मिनट, अब 7/14 को जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 1/2 से कट जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा 1/2। तो ठीक, सॉरी इसको ऐसे मत करिए, इसको आप यहाँ से कर लीजिए बेटा। कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 1/2। अब कॉस थीटा, अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस से कॉस कट जाएगा तो थीटा इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए बेटा, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यदि दो परिमित समुच्चय ए तथा बी के अवयव क्रमशः m और n हों, उनके अवयव क्रमशः क्या हों बेटा m तथा n हों, तो a और b के कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। के कुल संबंधों की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा एक बार। पहली बात उसने बोला है बेटा परिमित समुच्चय। क्या बोला है बेटा, परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए बेटा। तो परिमित समुच्चय हम ऐसे समुच्चय को बोलते हैं, परिमित समुच्चय की अगर हम बात करें बेटा, तो एक ऐसे समुच्चय को परिमित समुच्चय बोला जाता है जिसमें उपस्थित अवयवों की संख्या निश्चित होती है। तो परिमित समुच्चय किसे बोलते हैं, सबसे पहले ये सीख लीजिए बेटा कि जो परिमित समुच्चय है वो क्या होता है। ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें उपस्थित अवयवों की संख्या निश्चित होती है। ठीक बेटा, तो परिमित समुच्चय किसको बोलते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें उपस्थित अवयवों की संख्या निश्चित होती है। तो आप देखिए ए और बी, ए के अंदर समुच्चय है आपके कितने अवयव हैं बेटा m है, बी के अंदर कितने अवयव हैं बेटा n है। तो पूछा है ए और बी के कुल संबंध। तो कुल संबंध का फार्मूला होता है 2 की पावर ए में उपस्थित अवयव इंटू बी में उपस्थित अवयव। तो ये हो जाएगा बेटा कुल अवयवों के संबंधों की संख्या। कुल संबंधों की संख्या आ जाएगी 2 की पावर m इंटू n। तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, 2 करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, अगला क्या बोला जा रहा है बेटा। अगला अगला आपसे कह रहा है कि ए और बी दो आपके समुच्चय दिए गए हैं जो निम्न प्रकार के फलन है। ए और बी ऐसा है, तो आपको बताना है यदि ए और बी है तो निम्न में से ए से बी में फलन होगा। ए से बी में फलन होगा। पहली बात इसमें देखिए ऐसे सवालों में ए जो होता है, ए के प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में मिलना चाहिए। पहली बात ये याद रखिए, मिलना चाहिए।
यानी कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का प्रतिबिंब बी के पास होना चाहिए, ए के प्रतिबिंब होना चाहिए। नंबर 2, पहली कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, ए के प्रत्येक अवयव का, ए के प्रत्येक अवयव का बी में सिर्फ एक अवयव होना चाहिए, एक अवयव होना चाहिए, एक प्रतिबिंब होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। ये कंडीशन होती है बेटा, ये आपकी क्या होती है बेटा, एक कंडीशन होती है कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में सिर्फ एक प्रतिबिंब होना चाहिए और ए के प्रत्येक अवयव का बी के पास प्रतिबिंब मिलना चाहिए। अब देखिए ए के अवयव हमारे पास क्या है, ध्यान समझिए। ए के अवयव है बेटा 1 2 3। अब बी के अवयव क्या है बेटा, 2 है, 3 है, 4 है। तो देखिए ए का संबंध 2 के साथ है, एक का संबंध 2 के साथ हो गया, फिर कह रहा है एक का संबंध 3 के साथ है, यानी कि ए के एक एलिमेंट का दो दो प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया बेटा। बी में आइए, बी क्या कह रहा है, 1 का 3 के साथ प्रतिबिंब बनाइए। तो 1 का हमने 3 के साथ बना दिया, ठीक है। और 2 का 4 के साथ बनाइए। 2 का किसके साथ बना दिया बेटा, 4 का। पर 3 के साथ तो कोई प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा, जबकि कंडीशन क्या करे, ए के प्रत्येक अवयव का बी में मिलना चाहिए। ए का प्रत्येक अवयव किस में मिलना चाहिए बेटा, बी में मिलना चाहिए। तो इसको अभी छोड़ दीजिए, थर्ड को चेक करिए। देखिए थर्ड में क्या है, फिर से इसको बना लीजिए, 1 2 3 2 3 4। तो 1 का 3 के साथ है तो 1 हो गया बेटा 3 के साथ। 2 का 2 के साथ है, 2 2 के साथ हो गया। और 3 का 3 के साथ है, पर यहाँ तो 3 है ही नहीं, इसमें 3 तो है ही नहीं, तो आपका ये गलत हो गया, क्योंकि 3 के दो प्रतिबिंब बन जा रहे हैं बेटा। तो 3 के जो है दो प्रतिबिंब बन जा रहे हैं, 1 का 3 हो रहा है और 3 का 3, तो ये भी नहीं, सबका केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। अगले में देखिए बेटा, एक 2 के साथ बना रहा है, 2 3 के साथ बना रहा है और 3 2 के साथ बना रहा है, यानी कि 2 के साथ 3 भी बना रहा है और 3 2 के साथ, 3 4 के साथ, 3 किसके साथ बेटा, 4 के साथ। इसको भी थोड़ा सा बनाते हैं। देखिए एक का प्रतिबिंब 2 के साथ बन रहा है और साथ ही साथ 3 का भी किसके साथ बन रहा है, 2 के साथ, जबकि प्रत्येक अवयव का सिर्फ एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ पर ए का भी 2 प्रतिबिंब और 3 का भी 2 प्रतिबिंब, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, अगले में चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, हाँ। अब देखिए अगले क्वेश्चन बेटा, दिया गया है निम्नलिखित सही खंडों को हल कीजिए। अब इनमें क्या करना है बेटा, सही खंडों को आपको हल करना है। सही खंडों को क्या करना है, हल करना है। तो देखिए कैसे आप हल करेंगे इन सवालों को। बोला गया है बेटा, एक फंक्शन सिद्ध करना है कि फलन एफ एक्स, कोई फलन है एफ एक्स, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से डिफाइंड किया है बेटा, एक्स क्यूब माइनस 3। ये कब है, जब यक्स की वैल्यू 2 या 2 से छोटी है। और यही फंक्शन डिफाइंड है एक्स प्लस 1 में, यदि जो एक्स की वैल्यू है वो 2 से बड़ी हो। अब आपको चेक करना है कि 2 पर संतत है कि नहीं, कि फलन 2 पर संतत है कि नहीं। तो जहां पर संतत चेक करना हो तो वहीं पर हम लोग बात करेंगे। देखिए हमें क्या करना है बेटा, एक्स बराबर 2 पर संतत संतत है ये चेक करना है। एक्स बराबर 2 पर संतत है ये चेक करना है। तो हम आते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है बेटा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एच। लिमिट कितनी चल रही, वो 2 माइनस, 2 से थोड़ा सा कम अगर होगा तो क्या होगा, तो अगर वैल्यू 2 से थोड़ी सी भी कम है, अगर वैल्यू 2 या 2 से कम है तो कौन सा फंक्शन डिफाइंड है बेटा, फंक्शन डिफाइंड है एक्स क्यूब माइनस 3। फंक्शन कौन सा डिफाइंड बेटा, एक्स क्यूब माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर लेट, यहाँ पे हमने मान लिया बेटा कि एक्स जो है वो बराबर है 2 माइनस एच के। एक्स किसके बराबर बेटा, 2 माइनस एच के। तो अगर मैं इसको इधर ला रहा हूँ तो एक्स, एच को इधर ले आ रहा हूँ बेटा, एच को इधर लाएंगे तो ये बनेगा 2 माइनस एक्स। ये कितना बचेगा बेटा, एच बन जाएगा 2 माइनस एक्स। और जबकि एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, तो जैसे ही एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो एच कहाँ टेंड कर जाएगा, जीरो की तरफ। एच कहाँ टेंड कर जाएगा, जीरो की तरफ। तो नई लिमिट हो गई बेटा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब एक्स की जगह कितना रखना है, 2 माइनस एच रखना है, 2 माइनस एच। तो एक्स क्यूब है तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस एच का होल क्यूब। अब माइनस कितना बेटा, 3, ये बन जाएगा। अब देखिए आगे, अब जब इसको खोलोगे बेटा तो यहाँ से थोड़ा सा लिमिट खोल दीजिए, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब ए माइनस बी का होल क्यूब खोलेंगे तो ये हो जाएगा बेटा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस का 3 ए इंटू बी
ए माइनस बी, ये आपका इसका माइनस का 3, ये खुल जाएगा बेटा फार्मूला, क्योंकि फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये होता है। अब इसको देखिए, क्या आप इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 8 माइनस का एच क्यूब माइनस का 6h, अंदर हो जाएगा 2 माइनस एच और माइनस का 3। अब यहाँ से क्या करिए बेटा, इस -3 को 8 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। लिमिट कहाँ टेंड कर रही है बेटा, जीरो की तरफ टेंड कर रही है। यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 5 माइनस एच क्यूब माइनस, अब इसको भेजिए अंदर, तो हो जाएगा बेटा 12h प्लस का 6h²। अब एच की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आप यहाँ से क्या करिए बेटा, एच की वैल्यू पुट कर, तो एच जीरो है तो ये हो जाएगा 5 माइनस जीरो प्लस जीरो। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। अगर राइट हैंड साइड भी 5 आ जा रहा है तो हमारा यहाँ इसका फंक्शन यहाँ पर सतत है, और अगर नहीं आ रहा तो संतत नहीं है। तो देखिए अब उसको आगे कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखते चलिए बेटा। अब हम लिखेंगे बेटा राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड की लिमिट क्या होती है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस अब फंक्शन एफ एक्स। अब फंक्शन क्या है, यक्स की वैल्यू 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और अगर यक्स की वैल्यू 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो कौन सा फंक्शन डिफाइंड बेटा, x² + 1। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस x² + 1, ये लिख देंगे। अब लेट कर लेंगे बेटा कि x इक्वल टू, अगर हम रख दें 2 प्लस एच को, कितना रख दें बेटा 2 प्लस एच को, तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ से h इक्वल टू आ जाएगा x माइनस का 2, कितना आ जाएगा बेटा x माइनस का 2 आ जाएगा। अब यक्स किसके बराबर है, लगभग 2 के इक्वल है बेटा। तो अगर हमारा यक्स 2 के है तो यच की लिमिट हमारी टेंडिंग टू कहाँ चली जाएगी, जीरो चली जाएगी। तो जैसे ही जीरो गई तो यहाँ से नई लिमिट आ गई बेटा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब यक्स की जगह हमें कितना रखना है, 2 प्लस एच, तो हो जाएगा बेटा 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए बेटा, तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 4 प्लस h² 4h + 1, ये बनेगा बेटा। इसको लिख सकते हो तुम लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 5h² + 4h। अब h इक्वल टू जीरो रख दीजिए, h कहाँ टेंड कर रहा है, जीरो, तो जैसे ही लिखोगे 5 + 0 + 0, तो यहाँ से आ गया 5। तो यहाँ से पता चल गया बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, आता है फन एफ एक्स फलन x इक्वल टू 2 पर सतत होगा। बस इतना कर देना था बेटा, आपको यहाँ से पूरे इसके 1 नंबर मिलते। सेकंड वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस से हट गया है बेटा, इसको छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट में आ जाइए, गा नंबर देखिए क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गा नंबर आपसे कह रहा है बेटा, सिद्ध करना है, आपको क्या करना है गा में बेटा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि f1 बराबर है f2 बराबर 1 के, यदि x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो f(x) जो फंक्शन है वो x-1 द्वारा परिभाषित है। जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल आच्छादक तो है पर एकांकी नहीं है, ये सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन है वो आच्छादक तो है पर एकाकी नहीं है। तो देखिए ध्यान से, पहली बात उसने बोला है फंक्शन है ए और बी की जो प्रतिबिंब है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। तो हमने मान लिया बेटा ये हमारा कोई एक ए है और ये कोई हमारा फलन बी है। नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4। नेचुरल नंबर के लिए ये भी डिफाइंड है, तो ये हो गया 4। अब उसने कहा है कि इसको सिद्ध करना है कि ये एकाकी नहीं है। सिद्ध क्या करना है बेटा, कि ये एकाकी नहीं है। तो देखिए एकाकी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। एकाकी का मतलब होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा 1-to-1 फंक्शन, 1-to-1 फंक्शन। अब एकाकी की कंडीशन क्या होती है कि प्रत्येक अवयव की एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, ये आपकी फंक्शन होती है। अब फंक्शन देखिए एफ एक्स कितना है बेटा, x-1 है,
तो अगर हम F1 की वैल्यू करें तो F1 सवाल में कितना दिया गया है बेटा, 1 दिया गया है। अगर हम F2 की बात करें तो F2 भी सवाल में कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ F3, तो F3 को जैसे ही यहाँ 3 रखोगे तो कितना आएगा, 2। अगर मैं बात करूँ F4 की, जैसे ही F4 रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। तो देखिए यहाँ पर ए की इमेज 1 बन रही है, जबकि 2 की भी इमेज कितनी बन रही है, 1। जबकि प्रत्येक अवयव की सिर्फ एक ही इमेज प्रतिबिंब होनी चाहिए। यहाँ पर एक ही प्रतिबिंब 2 अवयव के बन रहे हैं, 2 अवयव की एक ही प्रतिबिंब बन रही है। तो यहाँ से सिद्ध हो गया, अतः यहाँ लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे बेटा कि चित्र से अवयव 1 व 2 का प्रतिबिंब एक ही है, एक ही है। अतः यह फलन बहुरैखिक होगा। कैसा होगा बेटा, बहुरैखिक होगा। यह फलन कैसा होगा बेटा, बहुरैखिक होगा, एकैकी नहीं होगा, एकैकी नहीं होगा। बस इतना लिख देना है, बात खत्म। आइए अब दूसरे में बेटा, अब इसमें क्या पूछ रहा है, आपको ये सिद्ध करना है कि आच्छादक है। आच्छादक का मतलब होता है बेटा ऑन टू फंक्शन हमको सिद्ध करना है। हमको क्या सिद्ध करना है कि यह आच्छादक है। अब देखिए हेडिंग डाल दीजिए आप लोग बेटा, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए ध्यान से देखिए, अगर ये आच्छादक है तो फंक्शन हमको चेक करना है कि ऑन टू फंक्शन है। क्या है बेटा, तो इसकी शर्त ये होती है कि परिसर और सह प्रांत हमेशा बराबर होने चाहिए। परिसर और सह प्रांत आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बेटा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसकी बराबरी की बात करें कि परिसर और सहचर आपस में बराबर हैं कि नहीं, तो ध्यान देखिए, तो अगर देखिए जो परिसर है वो भी हमारा एक नेचुरल नंबर है, ए जो है 1 2 3 4, और अगर जो सह प्रांत है वो कितना है बेटा, 1 2 3 4 वो भी है। तो यहाँ से पता है, चित्र से स्पष्ट हो रहा है, किससे बेटा, चित्र से ये बात स्पष्ट हो रही है। भाई बी का 1 है तो 1 का ये हो गया सह प्रांत, 2 का सह प्रांत हो गया 2, 3 का सह प्रांत हो गया 3, 4 का हो गया 4, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो यहाँ लिख देंगे चित्र से स्पष्ट है कि दिए गए फलन का परिसर सह प्रांत के बराबर है। अतः यह आच्छादक होगा। अतः ये कैसा होगा बेटा, आच्छादक होगा। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गा नंबर क्या कह रहा है, देखिए गा नंबर तो हो गया, अब घा में आइए बेटा। घा क्या कह रहा है, यदि 2pa बराबर हो pb और दोनों की वैल्यू हो 5/13 और pa/b की वैल्यू आपको बताना है कि 2/5 है, तो आपको बताना है यहाँ से कि A यूनियन B का मान ज्ञात करना है। A यूनियन B का आपको क्या करना है बेटा, मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हमको एक सूत्र लगाना होगा बेटा, ध्यान समझिए बेटा। यहाँ से हमको एक सूत्र लगाना होगा, किसका बेटा, सह प्रतिबंध, सह प्रतिबंध के सूत्र से, सह प्रतिबंध प्रायिकता के सूत्र से, सह प्रतिबंध प्रायिकता के सूत्र से। सूत्र क्या है बेटा, पी ए बी। यहाँ पर आपका क्या है बेटा, जब बी घटना हो गई हो तब ए घटना की प्रायिकता बराबर होती है बेटा ए इंटरसेक्शन बी बराबर एलिमेंट ऑफ बी। ये होता है सूत्र बेटा। अब इस सूत्र का हम यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं बेटा। ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ से पी a/b की वैल्यू दी है 2/5, तो यहाँ पे मैंने रख दिया बेटा 2/5 इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं दी है, इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी बी की वैल्यू ध्यान से देखिए कितने दिए, 5/13 दिया है, तो यहाँ पे रख दिया बेटा 5/13। अब ये 13 ऊपर जाएगा तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बेटा 2/5 इक्वल टू 13 पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई 5। 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ से फंक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई आपके पास 2/13। कितनी आ गई बेटा, 2/13 आ गई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब आगे देखिए इसके कैसे आप सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग फार्मूला लगा देंगे बेटा, किसका,
ए यूनियन बी का फार्मूला लगा देंगे। किसका लगा देंगे बेटा? ए यूनियन बी का। ये फार्मूला कहता है कि एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल माइनस होगा ए इंटरसेक्शन बी के। किसके इक्वल होगा बेटा? माइनस होगा ए इंटरसेक्शन बी की। तो अब यहाँ से हमको वैल्यू किसकी निकालना है बेटा? ए यूनियन बी की निकालना, तो हमने सूत्र लगा दिया पी ए। अब पी ए की वैल्यू देखो, पी ए 2, पी ए की वैल्यू 5/13, तो 2 यहाँ चला जाएगा, तो पी ए की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5/26 प्लस पी बी की वैल्यू कितनी बेटा? 5/13, तो यहाँ पे रख दिया 5/13 माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बेटा 2/13। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें बेटा, तो ये हो जाएगा कितना बेटा? 5, 10 माइनस 4/26, ये हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो बेटा 11/26। कितना आ जाएगा वैल्यू इसकी? 11/26, इसकी वैल्यू आ जाएगी 11/26, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यही हमारा फाइनल क्या होगा बेटा? आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर घा में, कि क्वेश्चन नंबर घा क्या कहता है, इसकी बात कर लेते हैं 1 मिनट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर घा को। अब आपसे कह रहा है कि असामिका, एक असामिका है 8x + 4 < 7x + 8 को हल करना है। तो कुछ नहीं, 7x को इधर ले आइए, तो 8x - 7x, 4 को उधर ले चलिए, तो 8 माइनस का 4, ये हो जाएगा बेटा। तो x < आ जाएगा कितना बेटा? 4। x कितना आ जाएगा? < आ जाएगा 4। x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी बेटा? <4। तो अगर ये निकल के आ गई, तो यहाँ से लिमिट बना लेंगे बेटा। ये हो गया 4, ये हो गया -∞, और ये हो गया +∞। अब देखिए 4 से छोटा हो तो आपका x की वैल्यू यहाँ तक आ रही है, यानी कि x बिलोंग करेगा। x क्या करेगा बेटा? बिलोंग करेगा कहाँ से? -∞ से लेके 4 तक, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये आपके 2-2 नंबर वाले सवाल में बेटा। कह रहा है बिंदुओं 2, -5, 1 तथा 1, 4, -6 को मिलाने वाली रेखा के उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो उस रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में उसको क्या करता है बेटा? अंतः विभाजित करता है। तो उसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको दिया गया है बेटा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हमको बिंदु ज्ञात करना है, तो लिखेंगे बेटा माना बिंदु ए, माना बिंदु ए, और ए बिंदु को यही मान लीजिए कितना दिया है बेटा? 2, 5, 1। तो यहाँ लिख देंगे 2, -5, 1 तथा बिंदु बी कितने दिए हैं बेटा? 1, 4, -6। तो 1, 4, -6 को मिलाने वाली रेखा पर बिंदु P रेखा 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रही। पहला इतना लिख देना है आपको, विभाजित करती है। बिंदु P रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, बिंदु P है जो रेखा को 2:3 में क्या कर रहा है बेटा? विभाजित कर रहा है। तो अब देखो यहाँ से ये हो गया बेटा बिंदु A, ये हो गया बिंदु P, और ये हो गया बिंदु B। अब इसका अनुपात बोला है 2:3, तो इधर है 2 और इधर कितना है बेटा? 3 है। अब यहाँ पे मान लेता हूँ कोई बिंदु है O, तो जब इसको इधर से मिलाओगे ये, इसको इधर से मिलाओगे ये, और इसको इधर से मिलाओगे तो ये, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से इसके आगे कैसे करेंगे। ये हो गया। अब देखिए माना O के सापेक्ष A का स्थिति सदिश जिसको हम OA नाम देंगे बेटा। OA वेक्टर कितना होगा? जो है इसमें i j k दे दिए बस, 2i माइनस का 5j प्लस का k, ये हो जाएगा बेटा। अब इसी तरह हम लिख लेंगे माना O के सापेक्ष B का स्थिति सदिश। तो देखिए ये सदिश क्या हो जाएगा बेटा? OB वेक्टर आपके पास निकल के आ जाएगा i प्लस का 4j माइनस का -6 था ना,
हाँ -6 था, तो -6 के कैप, -6 के कैप, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके आगे देखिए, अब हम लिखा देंगे बेटा अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से। अब अंतः विभाजन का सूत्र क्या कहता है बेटा कि ओपी वेक्टर, कौन सा वेक्टर बेटा, ओपी वेक्टर बराबर होगा किसके बेटा, एम ओ बी वेक्टर प्लस एन ओ ए वेक्टर डिवाइड बाई एम प्लस एन, इसके इक्वल होगा बेटा। अब वैल्यू रख दीजिए, तो ओपी वेक्टर इक्वल टू हमारे पास निकल के आ जाएगा एम, एम वैल्यू हो जाएगी बेटा इसकी 2 और एन हो जाएगा 3, तो एम की जगह रख दिया 2। अब ओ बी वेक्टर की बात की जाए तो ओ बी वेक्टर कितना है बेटा, ये है आई कैप प्लस 4 जे कैप -6 के कैप, तो यहाँ लिख देंगे बेटा आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का 6 के कैप प्लस एन की वैल्यू कितनी है बेटा 3। अब ओ ए वेक्टर की अगर बात करें तो ओ ए वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, कितना रहा है बेटा, आप देख लीजिएगा पीछे 2i माइनस का 5j प्लस का के वेक्टर। अब देखिए यहाँ से नीचे m प्लस एन, यानी कि आपका हो जाएगा 2 + 3। अब इसको लिख सकते हो बेटा, 2 को अंडर भेज दीजिए, 2i कैप प्लस का 8j कैप माइनस का 12k कैप 6i कैप 15j कैप प्लस 3k कैप, और नीचे आ जाएगा बेटा 5, नीचे कितना आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। अब यहाँ से आगे समझिए, आई को जोड़ देंगे बेटा तो ये हो जाएगा 8i कैप, जे को जोड़ दोगे तो माइनस का 7j कैप और माइनस का 9k कैप डिवाइड बाई 5 बनेगा। अब 5 को अलग कर दीजिए बेटा, तो इसको लिखा जा सकता है 8/5 आई कैप माइनस 7/5 जे कैप माइनस 9/5 के कैप, ये लिख दिया जाएगा बेटा। अब अगर इतना लिख दिया तो अब यहाँ से हमको पता चल गया कि अतः पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक, तो पी के निर्देशांक कितने हो गए बेटा 8,5 वो 8/5 माइनस 7/5 माइनस का माइनस का 9/5, ये आपके पास निर्देशांक आ गए। ठीक है, इस तरह से सवाल को लगाना ताकि आपको पूरे 2 मार्क्स इसके मिल सके। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बता अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि यदि ए वेक्टर है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप और बी वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाओं को ए वेक्टर और बी वेक्टर से प्रदर्शित किया हो। देखिए जब वेक्टर दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का बेटा क्या चीज बेटा, क्षेत्रफल, सूत्र होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये होता है हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये कैसे निकलेगा बेटा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको लिख देना i/j/k, अब ए के जो मान है उनको लाइन से लिख देना 3 -1 5, यहाँ लिख देना 1 2 -1। अब देखिए इसको कैसे खोलते हैं बेटा, सबसे पहले लिखोगे आई, अब आई जब लिखोगे तो आई के सामने वाले और नीचे वाले सब खत्म, अब इसका इसके मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 10, ये आ जाएगा बेटा माइनस का जे कैप, अब जे के सामने एक सब खत्म, 3 का 1 से मल्टीप्लाई माइनस का 3, 5 का 1 से आ जाएगा बेटा माइनस का 5 प्लस के कैप, अब के सामने वाले खत्म, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 1 का -1 से करोगे -1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से बचेगा बेटा माइनस का 9i कैप माइनस का 8 आएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा। अब ध्यान समझिए, यहाँ से तो ये आ गया a क्रॉस b, अब हमको निकालना है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, तो a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट के अंदर 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर होता है बेटा 81, 8 का होता है 64 और 7 का होता है 49। अब देखिए ध्यान से, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे बेटा ये हो जाएगा 50 में 80 को आप अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा बेटा 120 130 और 130 में 64 अभी और ऐड करिए तो हो जाएगा 194, कितना हो जाएगा बेटा 194 वर्ग इकाई, नहीं सॉरी ये आ गया। अब हम इसको सूत्र में लग देंगे बेटा, यहाँ जब रखोगे तो 1/2 रूट के अंदर आ जाएगा 194, तो इसको लिख सकते हो रूट 194, रूट के अंदर चला जाएगा 4 बेटा,
2 से अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा बेटा 97 ठीक है, ये हो जाएगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये हमारे पास आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरह से लगाना था आपको ये क्वेश्चन। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि यदि ए कोई मैट्रिक्स है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यूब का मान इतना होगा। इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे बेटा, हमको जो दिया है सबसे पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। तो हमको दिया क्या दिया है उसको ध्यान समझिए। हमको दिया गया बेटा ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स दी गई है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, इधर दिया गया बेटा साइन थीटा, इधर दिया गया है कॉस थीटा। अब हमको निकालना क्या बेटा ए क्यूब। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स को अगर कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ही तुम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ए मैट्रिक्स को यहाँ रख दीजिए बेटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा बेटा साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ये हो गया। मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स तो यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स भी लिख लीजिए बेटा। दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। अब इनका मल्टीप्लाई देखिए कैसे कराया जाता है। मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से किया जाता है कि बेटा कि इस रो का जो इस तरह की लाइन होती है इसको रो बोलते हैं बेटा, और इसको बोलते हैं बेटा कॉलम। इसको क्या बोलते हैं बेटा कॉलम। तो रो का मल्टीप्लाई हमेशा कॉलम से कराया जाता है। कैसे, ध्यान से देखिए। तो रो में क्या है कॉस, तो इस रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, तो कॉस थीटा का कॉस थीटा से करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका साइन थीटा का माइनस साइन थीटा से करोगे तो आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सही यहाँ तक। अब इसी तरह इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से सेकंड वाले से करोगे तो कॉस का साइन के साथ करोगे तो आ जाएगा बेटा कॉस थीटा साइन थीटा। अब साइन थीटा का कॉस थीटा से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। आगे बेटा अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये जब माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा से करोगे तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का साइन थीटा से करोगे तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से करेंगे तो माइनस साइन थीटा का साइन थीटा से हो जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा से करोगे तो हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, किसका प्लस का, ये बनेगा। अब इसको अगर सही से हम लोग लिखें बेटा तो ध्यान देखना, तो इसको तुम लिख सकते हो बेटा, ये जो बना हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बना, क्या बना बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए आप लोग। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं बेटा कॉस टू थीटा का ये फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है बेटा कॉस टू थीटा का फार्मूला, इसको ऐसे लिख दिया मैंने। अब आगे से ध्यान समझिए, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ टू कॉस थीटा साइन थीटा, कोई दिक्कत। अब ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का टू कॉस थीटा साइन थीटा, और ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ कॉस टू थीटा। अब देखिए बेटा यहाँ से, तो आप यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा कॉस टू थीटा, और ये फार्मूला किसका बेटा टू कॉस थीटा साइन थीटा, ये फार्मूला साइन टू थीटा का, यहाँ लिख दिया साइन टू थीटा, यहाँ लिख दिया माइनस का साइन टू थीटा, और यहाँ पे हो गया कॉस टू थीटा। ये तो हमारा आ गया ए स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या बेटा ए क्यूब, तो ए क्यूब का फार्मूला होगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स आप जो भी है उसको लिख दीजिए कॉस टू थीटा साइन टू थीटा डिवाइड बाई माइनस का साइन टू थीटा, और यहाँ आ जाएगा बेटा कॉस टू थीटा। ये तो हो गया ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जबकि ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो जाए। अब फिर से इनका मल्टीप्लाई कराना है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा बेटा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ,
तो ये बनेगा बेटा cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये है माइनस है बेटा, तो माइनस का साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ कराओगे तो ये बनेगा बेटा cos 2 थीटा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा कॉस थीटा, ये बन जाएगा बेटा। इसी तरह से सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से जब कराओगे तो माइनस का साइन 2 थीटा कॉस थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा साइन थीटा। इसी तरह से सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ बेटा तो माइनस का साइन 2 थीटा साइन थीटा प्लस का कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बनेगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, तो ये फार्मूला लिखा गया है बेटा कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है बेटा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसको लिख सकते हो बेटा कॉस ए प्लस बी, ये हो जाएगा। ये भी फार्मूला है बेटा कॉस, ये है साइन ए प्लस बी का फार्मूला, तो ए की जगह 2 थीटा और बी की जगह थीटा, तो ये हो जाएगा। ये भी फार्मूला किसका बेटा, माइनस को कॉमन ले लो अंदर, तो अंदर अगर कॉमन ले लोगे अंदर से तो बाहर सिर्फ बचेगा आपके पास बेटा साइन ए प्लस बी, तो 2 थीटा प्लस थीटा, और यहाँ पर बचेगा बेटा माइनस को हटा देंगे तो ये है कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस 2 थीटा प्लस थीटा। अब इसको जैसे ही आप ऐड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा माइनस का साइन 3 थीटा, इधर हो जाएगा साइन 3 थीटा और यहाँ पर हो जाएगा बेटा कॉस 3 थीटा। तो ये आपका फाइनली आंसर था और यही आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं बेटा। ध्यान से देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। अब ये वाला आप स्वयं से कर लेना बेटा। पूर्णांकों 1 से 11 तक में से दो पूर्णांक यथाचार चुने जाते हैं, यदि उनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए और दोनों पूर्णांक विषम हो। तो ये आपके लिए बेटा HW है, इसको करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 7880960882 में मुझको दिखा देना बेटा, तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा। अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं करा दूंगा अगले वीडियो में। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में, जो आपकी 2 मार्क्स के ये भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यदि फंक्शन आर से आर रियल नंबर से रियल नंबर है जहां फंक्शन है साइन एक्स, जी फंक्शन है आर से आर जहां जी एक्स जो है एक्स स्क्वायर है, तो आपको सिद्ध करना है कि एफ एक्स तथा जी एक्स का परिसर ज्ञात करना है। ये भी बेटा आपको स्वयं से कर लेना, मैं ऐसे क्वेश्चनों को नहीं करा रहा हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है बेटा, यदि ए के एलिमेंट है 1/2 और बी के एलिमेंट है 1/3 तथा आपको बताना है ए यूनियन बी का मान कितना होगा। ए यूनियन बी का मान यदि है 2/3, तो सिद्ध करिए कि घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र हैं। ए तथा बी आपस में क्या है बेटा, स्वतंत्र हैं, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्वतंत्र की कंडीशन क्या होती है। स्वतंत्र की कंडीशन ये होती है बेटा कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी आना चाहिए वो हमेशा पी ए डॉट पी बी के इक्वल होना चाहिए। ये होती है स्वतंत्र की कंडीशन। ये किसकी होती है बेटा, स्वतंत्र की कंडीशन। अगर ये सिद्ध हो गया तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन दिया गया है वो स्वतंत्र है। तो देखिए अब हमको क्या दिया, क्या गया बेटा, ए यूनियन बी की वैल्यू दी गई है, तो हम ए इंटरसेक्शन को लगा देते हैं बेटा। लिखेंगे हम जानते हैं कि ए यूनियन बी, वो ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला लगा देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है बेटा, एलिमेंट ऑफ ए प्लस एलिमेंट ऑफ बी माइनस का ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब देखिए यहाँ से वैल्यू रखिए बेटा, ध्यान से इस सवाल को देखिए। तो यहाँ से एलिमेंट ऑफ ए दिया है 1/2, एलिमेंट ऑफ बी दिया है 1/3, तो लिख देंगे बेटा 1/2 प्लस 1/3 माइनस पी यूनियन ए यूनियन बी दिया है 2/3, तो माइनस को हो जाएगा बेटा 2/3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा बेटा 6, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 3 + 1 - 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा 2/6। यानी कि यहाँ से हमको पता चल गया पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। कितनी आ गई वैल्यू बेटा, 1/3 पी, यही आएगा। ध्यान से दोबारा चेक कर लेना बेटा, पी 2/3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम आएगा 6, तो ये हो जाएगा 4, सॉरी। और जैसे ही ये हो जाएगा 4, तो
4 में 4 जाएंगे 0, सॉरी 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 भाई, ए यूनियन बी दिया है 2/3 ना, तो यहाँ हो जाएगा 2/3। तो जैसे ही 2/3 रख दोगे तो एलसीएम आएगा 6। एलसीएम कितना आएगा 6, तो ये आएगा 3 टाइम जाएगा, ये जाएगा बेटा 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 2, और ये जाएगा 2 बार 4, हाँ, तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी 1/6। कितनी आ जाएगी बेटा, 1/6 आ जाएगी। और अगर 1/6 हमारी इसकी वैल्यू आ गई है पी इंटरसेक्शन ए की, जबकि पी ए इंटू पी बी की वैल्यू अगर मैं अलग से निकालूं, पी ए इंटू पी बी, तो वो भी कितनी आएगी भाई, पी ए की वैल्यू दी गई 1/2, पी ए की वैल्यू कितनी दी गई 1/2, और पी बी की वैल्यू 1/3, तो वो आ रहा है बेटा 1/2 इंटू 1/3, तो वो भी कितना आ रहा है 1/6। और कंडीशन तो यही है हमारा कि अगर उसको ए और बी को स्वतंत्र होना है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान बराबर होना चाहिए एलिमेंट ए इंटू एलिमेंट बी के। और यहाँ से प्रूव हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का मान भी 1/6 है, और एलिमेंट ऑफ ए इंटू एलिमेंट ऑफ बी का मान भी कितना है, ए बी आता है। घटनाएं ए और बी क्या होंगी बेटा, स्वतंत्र होंगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर गा क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, गा नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए क्या कह रहा है और किस तरह से वो लगेगा। देखिए गा में एक वेक्टर दिया है ए, तो एक वेक्टर ए दिया है, हमने भी लिख दिया बेटा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप। फिर एक वेक्टर दिया है बी, तो हमने लिख दिया बेटा बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना दिया है बेटा, माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप। सी वेक्टर आपको दिया गया बेटा 2i कैप प्लस का j कैप। अब हमको निकालना है कि ए प्लस लेमडा बी वेक्टर सी पर लंब है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना है बेटा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप प्लस लेमडा बी वेक्टर कितना है बेटा माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप। ये हो जाएगा बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप, लेमडा को अंदर भेज दीजिए बेटा, तो प्लस वो माइनस का लेमडा i कैप प्लस का 2 लेमडा j कैप प्लस का लेमडा k कैप। ये हो जाएगा बेटा। अब आई को एक साथ, जे को एक साथ और के को एक साथ ले लीजिए बेटा, तो इसको लिख दिया जाएगा 2 माइनस लेमडा i कैप प्लस 2 लेमडा j कैप प्लस 3 प्लस लेमडा इक्वल टू k कैप। ये आ जाएगा बेटा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमको सी वेक्टर दिया गया है 3i कैप प्लस का j कैप, एक मिनट, सी वेक्टर आपको दिया गया बेटा 3i कैप प्लस का j कैप। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं बेटा, लंब है। तो लंब की कंडीशन क्या होती है, अगर हम बात करें लंब के लिए, किसके लिए, लंब के लिए, तो कंडीशन हो जाएगी बेटा ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए बेटा, का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है बेटा लंब होने के लिए, किसके लिए, लंब होने के लिए। अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर सबकी, क्योंकि क्या करते हैं बेटा वैल्यू रख देते हैं, तो ध्यान से समझिएगा बेटा। तो जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा i कैप प्लस 2 लेमडा j कैप प्लस 3 प्लस लेमडा k कैप, और सी वेक्टर डॉट, सी वेक्टर हमारे पास है 2i कैप, ओ 3i कैप प्लस j कैप। अब आई के साथ जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का करोगे तो हो जाएगा बेटा 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। ठीक, अब यहाँ से क्या है कि जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 8 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू आपके पास निकल के कितनी आ गई बेटा 8। लेमडा की वैल्यू निकल कितनी आ गई 8, और हमको यहाँ से क्या करना था, लेमडा का मान निकालना था। तो लेमडा का मान कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए अब आपको कह रहा है एक अवकल समीकरण है, एक क्या है बेटा, अवकल समीकरण है, जो दिया है x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 को हल करना है। तो ध्यान समझिए, अवकल समीकरण है x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी एक्स को इधर ले चलते हैं बेटा, तो x माइनस वाई
डी वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई डी एक्स। अब देखिए डी एक्स को इधर ले आते हैं, एक्स माइनस वाई को इधर ले चलते हैं बेटा, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये बनेगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं बेटा, ठीक है। अब यहां से बेटा माना y जो है बेटा वो किसके बराबर, v इंटू यक्स के बराबर है। हमने मान लिया कि y जो है v इंटू यक्स के बराबर। ये हमेशा याद रखना बेटा, यक्स और y की अगर घातें बराबर हों तो वो अवकल समीकरण हमेशा इसी लाइन से सॉल्व होगा कि y बराबर आपको vx मानना है। y बराबर क्या मानना है बेटा, vx मानना है। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों क्या करने पर बेटा, अवकलन करने पर। जैसे ही आप दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई इक्वल टू वी प्लस का एक्स डी वी, ये बन जाएगा बेटा। डी वाई इक्वल टू ये बन जाएगा और यक्स के सापेक्ष कर देते हैं डी एक्स बाई डी एक्स, ये चीज़ बनेगी। अब यहाँ से हमको पता चल गया बेटा, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में डी वाई बाई डी एक्स है, समीकरण 2 में भी डी वाई बाई डी एक्स, दोनों मान आपस में बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो जैसे ही बेटा समीकरण 1 और 2 में आएंगे तो यहाँ लिख देंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, अब y नहीं है, y की जगह क्या है बेटा वी एक्स, यहाँ लिखेंगे वी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस का वी एक्स, ये लिख दिया जाएगा बेटा। अब यहाँ से एक काम करिए बेटा कि जो v है v को इस तरफ ले आइए, x को पहले कॉमन ले लीजिए, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू यक्स को जैसे ही कॉमन लोगे तो 1 प्लस वी, और नीचे से यक्स को कॉमन लोगे तो 1 माइनस वी, यक्स से यक्स कट जाएगा बेटा, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा 1 प्लस वी 1 माइनस वी। अब v को इधर ले चलते हैं, इस v को इधर ले चलते हैं, तो यक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी माइनस का v। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पे क्या कर लो बेटा, एलसीएम ले लो, तो यक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस का वी स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा बेटा 1 माइनस का वी से वी कट जाएगा। तो अब बचा बेटा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वी। अब यक्स को इधर ले आते हैं और वी वाले को इधर ले चलते हैं, तो ये बन जाएगा बेटा 1 माइनस वी डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई यक्स। यहाँ तक आप समझिए इसको, ये बनेगा। अगर ये बन गया तो अब कुछ नहीं है, देखिए अब यहाँ से क्या करिए, फंक्शन को अलग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस का v/1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और इधर हो जाएगा बेटा डी एक्स बाई एक्स। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जैसे ही दोनों पक्षों का आप समाकलन करेंगे तो 1/1 प्लस वी स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा बेटा tan इनवर्स वी। ठीक, अब यहाँ पे क्या करिए बेटा कि माइनस का v1 प्लस वी स्क्वायर डी वी 1/x का हो जाएगा बेटा ln x, ये आपके पास हो गया। अब यहाँ पे क्या करिए, लेट कर लीजिए, माना बेटा कि 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू है टी, इक्वल टू कितना है टी, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे बेटा 2v dv इक्वल टू आ जाएगा dt। तो यहाँ से v dv की जगह आप लिख सकते हैं dt बाई 2, कितना लिख सकते हैं बेटा dt बाई 2। तो जैसे ही यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर v माइनस 2 को बाहर ले लीजिए 1/2, तो ये आ जाएगा dt बाई टी इक्वल टू ln x। अब जैसे ही समाकलन करोगे तो tan स्क्वायर v माइनस 1/2 ln t इक्वल टू ln x। अब t का मान यहाँ पे रख दीजिए, t का मान, t किसको मान है 1 प्लस वी स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स v माइनस 1/2 ln 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू ln x। अब यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, तो y बराबर हमने माना था v इंटू यक्स, तो v की वैल्यू आ जाएगी y बाई एक्स, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा y बाई एक्स। तो पुट करेंगे जैसे ही, फाइनली हमारा निकल के आएगा tan स्क्वायर y बाई एक्स माइनस 1/2 ln 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ln x प्लस ln c,
ये निकल गया बेटा। अब इसको सही से अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ln x प्लस ln c, और यही आपका अवकल समीकरण का पूरा सोल्यूशन होगा। तो इस तरह से इस सवाल को आपको करना था, काफ़ी अच्छा सवाल था बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। इस पूरे मॉडल पेपर को अच्छी तरह से आप सॉल्व कर लीजिए बेटा। इसी तरह का हूबहू आपको पेपर बोर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक बेटा। अब अगली क्लास में हमको 5-5 नंबर वाले क्वेश्चनों को देखना है। जितने भी 2-2 नंबर वाले थे वो मैंने करा दिए। अब 5 नंबर और 8 नंबर वाले क्वेश्चनों को हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।